हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने स्टोइकियोमेट्री की बात की थी। अब हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, ऐसा रिएजेंट जो लिमिट में हो, यानी कि हम कह सकते हैं दोज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल व्हिच कंज्यूम अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाएंगे, पहले आपके कंज्यूम हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि हम सिंपल डिफाइन करें, दोज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स which consume earlier during the chemical reaction। ऐसे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस क्वेश्चन को यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट 2A प्लस B टू फॉर्म A2B, यानी कि आपको क्या करना है, आपके पास अगर आपको रिएक्शन को रीड करना तो आता ही भी, आपने स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शन को रीड करना सीखा था, और आपको चीज याद रखना है, लिमिटिंग रिएजेंट हो या स्टोइकियोमेट्री का कोएफिशिएंट कॉन्सेप्ट, आपको पहले तो रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, और उस बैलेंस रिएक्शन को आपको पढ़ना आना चाहिए। इस रिएक्शन को जब आप पढ़ोगे तो क्या कहोगे, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B टू फॉर्म 1 मोल ऑफ A2B। जहां तक बात आपको समझ में आती है। अगर हम बात करें, अगर मेरे पास क्वेश्चन में 10 मोल तो A के गिवन अप है मेरे पास, और 4 मोल मेरे पास किसके गिवन अप है, B के, और पूछा है आप कितने, आपको A2B के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है, तो आप कितने A2B के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर पाओगे। आपको क्वेश्चन में 10 मोल A के गिवन अप है, 4 मोल B के गिवन अप है, इनकी हेल्प से आपको A2B के मॉलिक्यूल फॉर्म करने हैं। आप कितने मोल A2B के मॉलिक्यूल फॉर्म कर पाओगे, बात समझनी है आपको। अगर आप 2 मोल A के लोगे और 1 मोल आप अगर B का लोगे, तब आप 1 मोल A2B फॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन अब समझो, आपके पास A के कितने मोल हैं, 10 मोल, 10 मोल ऑफ A है, तो B के कितने मोल होने चाहिए भाई, 5 मोल ऑफ B होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी तो यहां पर 5 मोल A2B बनेगा या नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगर A के 10 मोल हैं तो B के कितने मोल होने चाहिए, 5 मोल, तभी तो 5 मोल A2B बनता। लेकिन ऐसा यहां है क्या, नहीं है। आपको कितने मोल गिवन अप है, B के 4 मोल गिवन अप है या नहीं है। अगर B के 4 मोल होंगे तो इसके A के कितने मोल काम करेंगे भाई, A के कितने मोल B के साथ रिएक्शन करेंगे, हम यहाँ पर 8 मोल ऑफ A B के साथ रिएक्शन करेंगे, 4 मोल ऑफ B के साथ रिएक्शन करेंगे, और 4 मोल आपका क्या बनाएंगे, A2B का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपका, अब एक चीज बताओ, अब A का बाकी रिमेनिंग मोल कितना बचा, 2 मोल रिमेन आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन। अब देखो भाई, अब रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो गया, B पहले खत्म हो गया, A के पास तो मोल बच रहा है, लेकिन B अगर पहले खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में कोई एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पहले खत्म हो गया तो रिएक्शन स्टॉप हो गई, वहीं की वहीं रुक जाएगी। और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पहले खत्म हो जाएगा, पहले कौन खत्म हो रहा है, B खत्म हो रहा है, तो B इज क्या होगा, आपका LR होगा, B क्या होगा आपका LR। और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के खत्म होने पर ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब A के कुछ रिमेनिंग मोल बचेंगे या नहीं बचेंगे। एक्चुअल में 10 मोल लिए थे हमने, लेकिन यूज कितने आए हमारे पास, 8 मोल ही यूज आए हैं, बचे कितने हैं, 2 मोल। तो LR का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको क्या कहेंगे, हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट में आपके एक्चुअल मोल कितने ही बनेंगे, 4 मोल ही बन पाएंगे, 5 मोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि B हमारे पास कितना है, ओनली 4 ही तो है। अगर 5 होता तभी तो यहाँ 5 मोल A2B बनते, तो इसके तो मोल क्या रह जाएंगे, रिमेनिंग ही
रह जाएंगे। जहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब भी आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझ में आ गया, ऐसे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं हम स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का जो फंडा है कब यूज करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हमको देखना है, देखो एक चीज समझ लो, स्टोइकियोमेट्री का जो फॉर्मूला होगा, क्या जो फंडा होगा कब यूज करेंगे, और जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उसके फंडे को हम कब यूज करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। देखो स्टोइकियोमेट्री हम जब यूज करेंगे जब आपको किसी वन सब्सटेंस की, किसी भी वन सब्सटेंस का आपको मोल गिवन अप हो, वेट गिवन अप हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अप हो, या फिर वॉल्यूम गिवन अप हो, और किसी अदर सब्सटेंस का आपसे मोल पूछ ले, या वेट पूछे, या आपसे पार्टिकल्स पूछ ले, या आपसे क्या पूछे, वॉल्यूम पूछे। यानी कि किसी एक सब्सटेंस का आपको कोई क्वांटिटी गिवन अप हो और दूसरे सब्सटेंस की आपसे क्वांटिटी पूछे, तब आप स्टोइकियोमेट्री का यूज करोगे। और लिमिटिंग रिएजेंट का यूज आपको जब करना है जब आपको टू और मोर सब्सटेंस का, जब आपको टू और मोर सब्सटेंस की क्वांटिटी गिवन अप हो, यानी कि मोल गिवन अप हो, या वेट गिवन अप हो, या पार्टिकल गिवन अप हो, या फिर वॉल्यूम गिवन अप हो, और किसी अदर सब्सटेंस का आपसे मोल पूछे, वेट पूछे, पार्टिकल्स पूछे, या वॉल्यूम पूछे, तब आप किसका यूज करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट का। एक बार जब समझ लो, दो या दो से अधिक आपको दो या दो से अधिक आपकी सब्सटेंस का आपको मोल गिवन अप हो, या वेट गिवन अप हो, या पार्टिकल्स गिवन अप हो, या वॉल्यूम गिवन अप हो, और किसी अदर सब्सटेंस का आपसे फाइंड कराने के लिए आएगा, तब आप लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करोगे। और जब वन सब्सटेंस का आपको मोल, वेट, पार्टिकल्स या वॉल्यूम गिवन अप हो और इसका अदर सब्सटेंस का आपसे फाइंड कराने के लिए आए, कैलकुलेट कराने के लिए आए, तब आप किस चीज का यूज करोगे, स्टोइकियोमेट्री वाले फंडे का यूज करोगे। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करते हैं। एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, उसकी बात करते हैं। किस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट के फंडे को एप्लीकेबल कर सकते हैं उसकी अब हम बात करेंगे। देखो सपोज दैट मैं अगर कहने लगूं N2 प्लस H2 टू फॉर्म NH3, बात समझ में आ रही है। और मैं कहने लगूं इसका मुझको सपोज दैट 5 मोल गिवन अप है, इसका मुझको 4 मोल गिवन अप है, और इसका आपसे मोल पूछा है। बात समझना भाई, N2 H2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और NH3 बना रहा है। आपको N2 का मोल कितना गिवन अप है, 5 मोल, H2 का मोल कितना गिवन अप है, 4 मोल, और किसका मोल पूछ रहा है आपसे, NH3 का मोल वो पूछ रहा है। और आपको अब दिमाग में आ गया होगा, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस की आपको क्वांटिटी यानी कि मोल गिवन अप है और दूसरे का पूछे तो लिमिटिंग रिएजेंट के फंडे का यूज करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब एक चीज बतानी है आपको, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट हो या स्टोइकियोमेट्री, आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब आपको देखना है यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने एटम्स हैं, 1, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या 2 लगाओगे, नहीं लगाओगे। अब नाइट्रोजन के एटम से नाइट्रोजन के एटम बैलेंस हो गए। अब देखा आपने राइट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए, 6, अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कितने भाई, 2, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ 3 लगाओगे। अब आपको रिएक्शन को रीड करना तो आता है भी, आप क्या जानते हो, जो स्टोइकियोमेट्री होती है उसे क्या मानते हो आप, मोल, तो आप यही तो कहोगे 1 मोल N2 react with
3 मोल H2, बात समझ में आ रही है, टू फॉर्म 2 मोल NH3। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये तो बात, ये वाला फंडा आप यूज किसमें करोगे, आप स्टोइकियोमेट्री में। किसमें यूज करोगे, स्टोइकियोमेट्री में। इस तरह से रिएक्शन को रीड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। रिएक्शन को रीड करना आपको आता है, इस तरह से अगर आप रिएक्शन को रीड करोगे तो आप किसमें यूज करोगे, स्टोइकियोमेट्री में। इस तरह से रिएक्शन को रीड करके आप सॉल्व करोगे। अब हम देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट में हम रिएक्शन को किस तरह से रीड करके काम करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट में हम किसकी बात करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे, यानी कि एक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैं एक्स को क्या मान लेता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट मान लेता हूं। अब एक चीज बताओ भाई, N2 जब रिएक्शन करेगा H2 के साथ तो इसका मोल कुछ ना कुछ खत्म होगा, नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं x मोल ऑफ N2, x मोल N2। यहां पर देखो, अगर इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो इसका कितना मोल करेगा, 3 मोल रिएक्शन करेगा। और इसका कितना मोल फॉर्म हो रहा होगा, 2 मोल फॉर्म हो रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं N2 का n मोल कंज्यूम हो रहा होगा, x मोल N2 कंज्यूम। अगर N2 का x मोल खत्म हो रहा होगा तो इसका कितना मोल खत्म होगा भाई, 3x मोल कंज्यूम होगा, नहीं होगा, 3x मोल H2 कंज्यूम। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई। देखो, आपको इसका 5 मोल गिवन अप है, इसका 4 मोल गिवन अप है। तो जब ये आपस में रिएक्शंस करेंगे तो इनके मोल क्या होंगे, कुछ खत्म होंगे, कुछ खर्च होंगे, तभी तो जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसका कितना मोल खत्म होगा, 3 मोल। और इसका कितना मोल फॉर्म होगा, 2 मोल। तो मैं बात किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में। तो मैंने मान लिया अगर N2 का x मोल खत्म होगा, x मोल N2 कंज्यूम हो रहा है, तो H2 कितने मोल कंज्यूम होगा, कितने मोल खत्म होगा, 3x मोल। क्योंकि इसका 1 मोल होगा, अगर इसका 1 मोल खर्च हो रहा होगा तो इसका 3x मोल खर्च होगा या नहीं होगा। अगर इसका 1 मोल खत्म होगा तो H2 का 3 मोल खत्म होगा, और इसका कितना मोल बनेगा, 2 मोल। बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। लेकिन अब हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में। अगर इसका x मोल खत्म हो रहा होगा तो H2 का 3x मोल खत्म होगा, और ये जो आपका NH3 है उसका 2x मोल क्या होगा, 2x मोल NH3 क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। ये आपको इसको समझना पढ़ना आना चाहिए। अगर इस चीज को आप समझना पढ़ना सीख गए तो आप इजीली लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं है, यही काम करना है। यहाँ पर देखो स्टोइकियोमेट्री में क्या था, 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है और 2 मोल फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको इनके मोल गिवन अप हैं, और मोल गिवन अप होंगे। प्रोडक्ट का एक्चुअली फॉर्मेशन होगा कब, जब यानी कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इनके मोल आपस में खर्च होंगे, यानी कि खत्म होंगे, यानी कि कंज्यूम होंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं कह सकता हूं अगर N2 का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो H2 का 3 मोल कंज्यूम होगा और NH3 का 2 मोल फॉर्म होगा। तो अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में बात करूं, x क्या माना है मैंने, LR, x इक्वल टू क्या मान लिया मैंने यहाँ पर, LR। तो मैं ये कह सकता हूं N2 का अगर x मोल कंज्यूम हो रहा होगा तो H2 का कितना मोल कंज्यूम होगा भाई, 3x मोल। और NH3 का कितना मोल फॉर्म हो रहा होगा, 2x मोल फॉर्म हो रहा होगा। यहां तक ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन को आपको रीड करना आना चाहिए। एक बार इस तरह से क्वेश्चन को आपको रीड करना आ गया तो आप लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो और बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट को इस फॉर्मूला पर एप्लीकेबल करते हैं। देखो किस तरह से एप्लीकेबल करेंगे। N2 3H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, 3NH3 बना रहा है। अगर मैं यहां पर बात करूं एट t इक्वल टू 0,
T इक्वल टू 0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि आपके पास N2 के मोल गिवन अप है, H2 के मोल गिवन अप है, तब रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको इसका कितना मोल दे रखा है भाई 5 मोल दे रखा है। H2 का कितना मोल दे रखा है आपको यहाँ पर 4 मोल दे रखा है। और NH3 का कितना मोल होगा भाई जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई है, T इक्वल टू 0 का मतलब है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो NH3 का कितना मोल होगा 0 मोल होगा या नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई। इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो समझ लो लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये आपको गिवन कंडीशन है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो N2 का 5 मोल गिवन अप है, H2 का आपको 4 मोल गिवन अप है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन एट T इक्वल टू अ पर्टिकुलर टाइम, कोई भी T1 टाइम मान लिया, कोई T टाइम, यानी कि इसका मतलब क्या है आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन कंप्लीट होने के दौरान क्या होगा भाई, ये आपको देखना है। अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो मैं आपको बता चुका हूं रिएक्शन को रीड करना आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में इसका 5 मोल था तो N2 का कितना मोल कंज्यूम होगा, कितना मोल खर्च होगा x मोल। H2 का कितना मोल खर्च होगा 3 मोल, 3x मोल। और NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा 2x मोल फॉर्म होगा। तो इसका मतलब अगर इसके मोल में यानी कि N2 का मोल x मोल कंज्यूम होगा तो वो किस में से होगा 5 मोल में से ही तो खर्च हो रहा होगा। जो आपको गिवन मोल है उसी में तो कुछ मोल खर्च हो रहा होगा, और जब मोल खर्च होगा तो क्या होगा भाई माइनस आएगा या नहीं आएगा बताओ। आपको 5 मोल था, सपोज दैट मैंने मान लिया 1 मोल खत्म हो गया तो कितना बचा 3 मोल बचा, सॉरी 4 मोल बचा, तो 5 माइनस 1, तभी तो यहाँ पर 5 मोल 4 मोल आया। तो आपको क्या करना है 5 माइनस एक्स मोल, कितना आएगा भाई 5 माइनस एक्स मोल आएगा या नहीं आएगा। इसका कितना मोल आएगा बताओ भाई 4 मोल पहले था, कितना मोल कंज्यूम होगा यहाँ पर 3x मोल। यहां तक तो बात समझनी है आपको। और इसका कितना मोल बन रहा है आपका 2x मोल फॉर्म हो रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि देखो इसका कुछ मोल गिवन अप है, इसमें से x मोल खर्च होगा तो 5 माइनस x मोल बचेगा। H2 में से सॉरी H2 का आपको 4 मोल गिवन अप था, उसमें से 3x मोल कंज्यूम होगा तो क्या बनेगा भाई 4 माइनस 3x मोल। और आपके पास देखो कोई प्रोडक्ट तो था ही नहीं, तो एक्चुअल प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा 2x मोल फॉर्म होगा। ये कंडीशन आ गई जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो आसानी से हम इनके मोल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है आपको क्या निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे वो हम समझ लेते हैं। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको ये काम करना है, तो इधर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम पहले बात करेंगे 4n2 N2 लिख लिए बात करेंगे, यहां हम बात करेंगे 4H2। अगर आपको N2 की वैल्यू निकालनी है और H2 की वैल्यू यानी कि लिमिटिंग रीजन की वैल्यू निकालनी है इन दोनों के लिए, तो क्या होगी आपको पता है। N2 के लिए आपको मोल कितने दे रखे भाई 5 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मानोगे आप 0 मानोगे। जो आपके मोलों ने क्या मान लो उनके 0 के बराबर मान लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं 4H2 के लिए, तो 4 माइनस 3x इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3। सो x इक्वल टू 1.33 और नॉट। तो कौन सा आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा जो आपकी छोटी वैल्यू होगी। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब क्या होता है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा। सो लिमिटिंग रीजेंट क्या होगा H2 इज Lr, H2 ही Lr होगा। क्यों H2 Lr होगा क्योंकि इसकी x की वैल्यू छोटी है और जो रिएक्शन में पहले खत्म होगा वही Lr होगा। और x की वैल्यू हम क्या मानेंगे 1.33 ही पुट अप करेंगे, क्योंकि ये क्या आ रही है आपकी बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये नॉट अ लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट कौन सा आपका H2 है, तो H2 इज Lr, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1.33। अब N2 का कितने मोल बचेंगे भाई बताओ 5 माइनस 1.33 मोल, तो रिमेनिंग मोल इज 3.66 मोल इसके बच गए। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो इसके कितने बच गए, इतने मोल तो रिमेन रह गए। अब एक चीज बताओ ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मोल कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसका मतलब क्या है जिसका मोल पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसका मोल क्या आएगा 0 मोल आएगा। अगर वैसे भी आप वैल्यू पुटअप करोगे 4 माइनस 3 इंटू 4.33 तब भी 0 आएगा सॉल्व करने के बाद। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और
NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा बताओ आप। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1.33 मोल। सो 2.66 मोल NH3 का फॉर्म हो चुका होगा। इस तरह से आप आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन क्या था, पूछा क्वेश्चन में क्या था, NH3 का मोल पूछा था। अब NH3 का मोल कितना आ चुका है 2.66 मोल आ चुका है। बस आपको करना क्या है, गिवन कंडीशन यानी कि एट टी इक्वल टू 0, यानी कि सबसे पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। उसके बाद आपको उनके, देखो अगर आपको वेट गिवन अप हो, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अप हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको मोल में कन्वर्ट करोगे। एट टी इक्वल टू यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी उस कंडीशन पर मोल लिखोगे। बात यहां तक समझ में आ रही नहीं आ रही है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे, उसके बाद आपको क्या लिखने हैं, उनके गिवन मोल। अगर आपको उनका वेट गिवन अप है तो उनके वेट को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, उनके मोल में कन्वर्ट करोगे। तो आपको क्या लिखने हैं, उनके मोल लिखने हैं। और आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन, अगर सपोज दैट आपने रिएक्शन को रीड करना आता ही है, अगर N2 का x मोल खत्म हो रहा होगा तो इसका 3x मोल खत्म होगा। जब रिएक्शन आपस में होती है तो मोल खत्म ही तो होते हैं, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऐसा तो नहीं वो फॉर्म हो रहा होगा। जब ये आपस में खर्च होंगे यानी कि ये कंज्यूम होंगे, ये खत्म होंगे, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन को रीड करना आपको आता ही है। अगर इसका x मोल खत्म होगा तो इसका 3x मोल खत्म होगा, इसका 2x मोल फॉर्म होगा। तो 5 माइनस एक्स, 4 माइनस 3x, तो 3x मोल। इस तरह से आप मोल लिख सकते हो। और LR यानी कि जिस x की वैल्यू छोटी होगी वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उस x की वैल्यू को आप पुट अप करके सभी के मोल निकाल सकते हो। और आपको अगर मोल निकल के आ गया तो NH3 का वेट भी निकाल सकते हो। अगर NH3 का वेट पूछने लगे क्वेश्चन में तो आप सिंपल उसका क्या निकाल सकते हो, वेट भी निकाल सकते हो। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो। चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको दे रखा है 10 मोल H2 and 4 mole O2 react to form H2O. Find, first is weight of H2O form, second which is LR, and third is remaining mole of reacting molecule. Remaining mole of reacting molecule after complete the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स बचेंगे आफ्टर कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। अब आपको इस रिएक्शन को करना है आसानी से। अब आपको देखो, आपने देखा यहाँ पर आपको H2 का मोल भी गिनप है, O2 का मोल भी गिनप है। तो आप यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर सकते। आप किसको यूज करोगे भाई, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का ही यूज करना है। तो समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आपके H2 की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है और क्या बन रहा है, आपका H2O बन रहा है। सबसे पहले रिएक्शन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। आपने देखा लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का एटम्स कितने थे 2, राइट साइड में हाइड्रोजन के एटम 2 है, तो H2 से तो H2 बैलेंस है। लेकिन आपने देखा लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, और राइट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितना है 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने को 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन का एटम कितने हो गए 4, यहाँ एटम कितने हैं 2, तो यहाँ भी आप क्या लगाओगे 2 लगाओगे। इस तरह से रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में जो गिवन मोल है उनको लिखना है, यानी कि एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब यानी कि आपको H2 किसी अलग कंटेनर में गिवन अप है, O2 किस गैस कहीं अलग कंटेनर में गिवन अप है, जब यानी कि रिएक्शन आपने स्टार्ट नहीं कराई है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराई तो इसका कितना मोल गिवन अप है, आपको 10 मोल गिवन अप है। O2 का कितना मोल गिवन अप है, आपको 5 मोल गिवन अप है। और वाटर का कोई मोल होगा क्या,
कुछ मोल नहीं होगा। जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई है, क्या वाटर फॉर्म हो जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जब H2O2 आपस में रिएक्ट करेंगे तभी तो वाटर फॉर्म होगा। तो जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई तो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? कुछ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ कुछ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या? उस टाइम जिस टाइम पर रिएक्शन खत्म हो जाए, ऐसे टाइम यानी कि रिएक्शन इस पर खत्म हो जाए। तो आपको रिएक्शन को दोबारा से रीड करना है। अगर इसका 2 मोल खत्म होगा तो O2 का कितना मोल खत्म होगा? 1 मोल। और H2 का कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा। अब हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट के फंडे में लेके आएंगे तो क्या कहेंगे भाई? अगर इसका 2x मोल खत्म हो रहा होगा तो O2 का कितना मोल खत्म होगा भाई? 1 मोल खत्म होगा। और H2 का कितना मोल फॉर्म होगा? 2 मोल। बात समझ में आ रही है? यानी कि H2 की स्टोइकियोमेट्री क्या है? 2। तो अगर इसका 2x मोल खर्च हो रहा होगा तो O2 का कितना मोल खर्च होगा? 1 मोल खर्च होगा। और H2O का कितना मोल फॉर्म होगा? H2O की स्टोइकियोमेट्री क्या है? 2। तो H2O का 2 मोल फॉर्म होगा। तब अगर ये बताओ भाई, जो आपको मोल गिवन अप है 10, उसी में से तो 2x मोल खत्म होगा। मोल जो होगा उसी में से तो 2x मोल क्या होगा? खर्च होगा। बात समझ में आ गई? जो आपको 4x मोल गिवन अप यानी कि 4 मोल गिवन अप होगा, उसी में से तो x मोल खत्म होगा। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, उसका कितना मोल फॉर्म होगा? 2x मोल फॉर्म होगा। यहां तक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपको देखना है इनमें से Lr कौन सा है। अब हम देखेंगे इसमें से Lr कौन सा है। अगर हम बात करें 4H2 के लिए, एक तरफ हम बात करेंगे 4O2 के लिए। आपने देखा, यानी कि ये जो आपका O2 का मोल है उसको किसके इक्वल रख दो? आप 0 के इक्वल रख दो। 10 - 2x = 0। एक बार समझ लो, Lr निकालने का फंडा क्या है? जो आपका एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी कि आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन के टाइम पर जो मोल निकल के आया है उसको 0 को इक्वल रख दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। और इसको रख के देखोगे 4 - x = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। और जो वैल्यू आपकी छोटी होगी वही आपका लिमिटिंग एजेंट होगा। सो O2 इज Lr। O2 क्या है आपका? Lr है। और जब आपका O2 Lr होगा तो क्या होगा भाई? x की वैल्यू आपको क्या पुटअप करनी है? 4 ही पुटअप करनी है। अब आप x की वैल्यू क्या पुटअप करोगे? यहाँ 4 पुटअप करोगे तो 10 - 2 × 4 मोल। तो कितना मोल बचा एक्चुअल में? 10 - 8 यानी कि इसका 2 मोल बच गया। रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब भी इसका कितना मोल बच गया? 2 मोल बच गया। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका तो अपने आप ही 0 होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? जो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो 4 - 4 मोल तो इक्वल टू क्या हो गया? तो 0 मोल हो गया। यानी कि ये तो रिएक्शन में पहले ही खत्म हो गया। और जो आपका वाटर है वो कितना मोल बना है भी बताओ? 2 × 4 मोल। यानी कि इसका आपको कितना मोल बन चुका है? 8 मोल फॉर्म हो चुका है। यहां तक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिल्कुल समझ में आ गई। जब रिएक्शन खत्म हो गई, H2 का तो 4 मोल बनेगा, O2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और H2 का कितना मोल रह जाएगा भाई? 2 मोल रह जाएगा। अब 1 बाय 1 आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वेट ऑफ H2 निकालना है आपको। तो वेट ऑफ H2 किस तरह से निकालते हो? आपको पता है भाई, मोल से आप वेट तो निकाल सकते हो। यहां पर आपको इसका क्या पता है भाई? फर्स्ट हम बात करें वेट ऑफ H2O। आपको पता है, अगर आपको मोल पता है और मोल में अगर मोलर मास का आप इंटू कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? वेट निकल जाएगा। तो आप कह सकते हो मोल ऑफ H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2O। H2O का वेट कितना करना पे है? सॉरी, मोल कितना निकल के आया है? 8 मोल निकल के आया है। वेट कितना होता है इसका? मोलर मास कितना होता है? सॉरी, 18 होता है। जब ये सॉल्व होगा तो ये आएगा आपका 154 ग्राम। ये क्या आ गया आपका? वेट ऑफ H2 आ गया। सेकंड है लिमिटिंग रीजन कौन सा भाई? आपको पता है लिमिटिंग रीजन कौन सा निकल गया है हमारा? O2। तो O2 इज Lr। and next is remaining mole of reacting molecule after complete the reaction। यानी कि आपको वो मोल बताने हैं, उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के मोल बताने जो रिएक्शन खत्म होने के बाद बच रहे हैं। वो किसके बच रहे हैं भाई? H2 के मोल बच रहे हैं। यानी कि 2 मोल रिमेन, 2 मोल ऑफ H2 रिमेन आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन। इस तरह से आप
इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और दो रिएक्शन एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। लिमिटिंग रीजन का फंडा क्या है, बस आपको सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके बाद गिवन कंडीशन लिखनी है, उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने वाली कंडीशन लिखनी है, जिसके बाद एलआर बता लोगे और इससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर गिवन अप है आपको क्वेश्चन, बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम N2 react with 10 kilogram H2 to produce NH3। तो फर्स्ट फाइंड वेट ऑफ NH3, सेकेंड विच इज LR। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो भी। अब हमको इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो भी, इसका मतलब है N2 और H2 रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, आपके NH3 बना रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन को करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ आप 2 लगाओगे और यहाँ क्या लगाओगे आप 3, तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस हो गई। अब आप बात करोगे एट T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 पे क्या लिखते हो आप, मोल लिखते हो, लेकिन आपको गिवन अप क्या है, इनका वेट गिवन अप है या नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो आप देखो N2 का वेट कितना है भाई, N2 का वेट दे रखा है आपको, वेट ऑफ N2 दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 50 किलोग्राम। और आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 50,000 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ग्राम में इसलिए कन्वर्ट करोगे मोल निकालने के लिए। जो आपको क्या चाहिए, गिवन मास अपन मोलर मास चाहिए, मास किस में होना चाहिए आपका, ग्राम में होना चाहिए। तो हम इसका आसानी से मोल निकाल सकते हैं। इसका मोल गिवन अप था हमारा 50,000, यानी कि वेट कितना गिवन अप, 50,000 वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है भैया नाइट्रोजन का 28। इस तरह से इसके क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। जहां तक बात समझ में आ गई। और आप अगर आपको इसके मोल निकालने हैं तो किस तरह से निकालोगे, आपको इसका वेट कितना गिवन अप है 10 किलोग्राम, सो दिस इज 10,000 ग्राम और नॉट, और ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास कितना होता है H2 का 2, तो जिससे इसके ये क्या आ गए, मोल निकल के आ गए। और इस NH3 का मोल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब हम बात करें एक्चुअल में ये आएगा क्या, ये आएगा 1785.7 मोल, ये आएगा आपका 5000 मोल, और ये क्या आएगा आपका 0। ये तो कंडीशन होगी एट T इक्वल टू 0 टाइम पर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो N2 का मोल कितना है आपका 1785.7 मोल एंड H2 मोल इज 5000 और NH3 का कोई मोल नहीं होगा। यानी कि अगर आपको कुछ वेट गिवन अप हो तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, उसको आप मोल में कन्वर्ट करोगे। अब बात करोगे एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब रिएक्शन जब खत्म हो गई है, तो आपको पता है अगर इस N2 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो H2 का कितना मोल कंज्यूम होगा, 3 मोल, और NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा, 2 मोल फॉर्म होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1785.7 माइनस x मोल बचेगा, नहीं बचेगा, अगर इसका x मोल कंज्यूम होगा, इसका कितना मोल बचेगा पे 5000 माइनस 3x मोल, 3x मोल कंज्यूम होगा या नहीं होगा, और इसका कितना मोल फॉर्म होगा 2x मोल इसका फॉर्म होगा। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। पहले हम बात करेंगे 4N2 के लिए और फिर हम बात करेंगे 4H2 के लिए। आपको देखना है, यानी कि ये जो आपका मोल निकल के आता है उसको किसके इक्वल रखोगे आप, 0 के इक्वल, और जो वैल्यू छोटी होगी वही आपका क्या होता है LR। 85.7 माइनस x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1785.7 आ गया। अब इसको पुटअप करोगे तो 5000 माइनस 3x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5000 अपॉन 3, सो दैट इज 166.66 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 66.66 मोल।
बात समझ में आ गई। अब बताओ किसका मोल कम है, यानी किसके x की वैल्यू कम आ रही है, H2 के मोल x की वैल्यू कम आ रही है। सो H2 इज LR, H2 क्या हो गया आपका LR हो गया। और जब आपका H2 LR हो गया तो x की वैल्यू क्या मानेंगे हम 66.66 मानेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको सॉल्व करके आप किसका मोल निकाल सकते हो, N2 का मोल निकाल सकते हो 1785.7 माइनस 1666.66 मोल। आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे इसका मोल आ जाएगा। इसका कितना मोल आएगा, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट तो इसका 0 मोल रहेगा। इसका इसको सॉल्व करने के बाद मोल आ जाएगा। और आपसे पूछा किसका वेट है, NH3 का वेट, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 1666.66 और जिसका N2 करने के बाद आएगा 33, इसका 33.33, ये क्या आ गया, इसका मोल आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको NH3 का क्या पता पड़ गया है, मोल, और NH3 का मोल पता पड़ गया तो वेट आप आसानी से निकाल सकते हो। वेट ऑफ NH3 क्या होता है बताओ भाई, मोल ऑफ NH3 इंटू मोलर मास और नॉट। तो मोल ऑफ NH3 इंटू मोलर मास ऑफ NH3, तो NH3 का मोल कितना निकल के आया है आपका 33.33 और मोलर मास 17। इसको इनटू कर दो, जिससे आपका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। और पूछा है विच इज लिमिटिंग रीजेंट, कौन सा लिमिटिंग रीजेंट आया निकल के आपका H2। सो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया H2 का, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।